Hello everyone, this is डॉक्टर अब्दाल. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद डॉक्टर अब्दाल. सो आज का हमारा टॉपिक है एफ टेस्ट. सो इससे पहले मैं ऑलरेडी जेड टेस्ट और टी टेस्ट करा चुका हूँ, तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप देखना उसको. अगर आपने वो समझ लिया अच्छे से तो आगे के टेस्ट इजीली आपको समझ आ जाएंगे. और एफ टेस्ट जो है बाकी सारे टेस्ट में सबसे ईजीएस्ट टेस्ट होता है, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है. सो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि ये अप्लाई क्यों होता है. सो एफ टेस्ट इज़ अ स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज टू कंपेयर टू और मोर पॉपुलेशन वेरिएंसेस. सो पहली बात तो इसमें ये है, हम फर्स्ट फोकस इसमें हमारा ये रहेगा, टू पॉपुलेशन के वेरिएंसेस को कंपेयर करने के लिए हम एफ टेस्ट को यूज़ करते हैं, जो हम इस वीडियो में करेंगे ओनली टू पॉपुलेशन के लिए. ठीक है, मीन्स एक पॉपुलेशन का वेरिएंस सिग्मा 1 स्क्वायर और दूसरे पॉपुलेशन का वेरिएंस सिग्मा 2 स्क्वायर, उन दोनों के वेरिएंसेस को कंपेयर करने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे. और दो से ज़्यादा पॉपुलेशन जब हो जाती हैं, तो उसके लिए एक मेथड आता है, दैट इज़ अनोवा मेथड, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस. तो वहाँ पे भी हम एफ टेस्ट की जो टेबल होती है उसी को यूज़ करते हैं, मतलब एफ टेस्ट ही अप्लाई करते हैं वहाँ पे भी. वहाँ पे हम दो से ज़्यादा वेरिएंसेस को भी कंपेयर कर सकते हैं. तो फिलहाल हम अभी एफ टेस्ट पे फोकस करते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास दो वेरिएंसेस को कंपेयर करना होगा. वो कैसे करेंगे हम आगे देखते हैं. सो हर टेस्ट अप्लाई करने के लिए हमारे पास कुछ अजम्पशंस होती हैं. तो मैंने जेड टेस्ट और टी टेस्ट में भी आपको अजम्पशन ये बताई थी. जो सबसे मेन अजम्पशन होती है कि आपकी जो पॉपुलेशन है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी. ये सबसे इंपॉर्टेंट आपकी अजम्पशन होती है कि हम नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लेके चलते हैं. अदर एंड बाकी जो होती हैं, टू सैम्पल्स आर इंडिपेंडेंट, मतलब आप एक पॉपुलेशन से दो सैंपल उठा रहे हो तो वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए. नल हाइपोथेसिस अज्यूम दैट द पॉपुलेशन वेरिएंसेस आर इक्वल. ठीक है, अब यहाँ पे जो पिछला भी मैंने स्लाइड दिखाई थी, जिसमें मैंने एक बात करी थी कि हम दो पॉपुलेशन के वेरिएंसेस को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, अब दो पॉपुलेशन कैसे आ गई. अभी तक तो हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास एक पॉपुलेशन है और उसमें से हम डिफरेंट सैंपल उठाते हैं. तो हमारे पास सैंपल 1 हो गया, सैंपल 2, तो उसमें एक से ज़्यादा सैंपल तो हो सकते हैं, बट एक से ज़्यादा पॉपुलेशन कैसे एग्जिस्ट करती है. तो उसका आप एक रियल लाइफ एग्जांपल देख सकते हो. फॉर एग्जांपल आपके एमसीडी के इलेक्शन अगर दिल्ली में हो रहे हैं, तो जो दिल्ली की वैलिड वोटर्स हैं, ठीक है, जो दिल्ली के वैलिड वोटर्स हैं, वो वहाँ पे पॉपुलेशन बन गए. किसके लिए? एमसीडी इलेक्शन के लिए. अब सिमिलरली एमसीडी इलेक्शन आपके महाराष्ट्र में भी हो रहे हैं. तो महाराष्ट्र की जो वैलिड वोटर्स होंगे, ठीक है, जो वहाँ के वैलिड वोटर्स होंगे वो क्या बन जाएंगे? वो पॉपुलेशन बन जाएंगे एमसीडी इलेक्शन के लिए. तो डिफरेंट प्लेसेस पे जो इलेक्शन हो रहे हैं उसके लिए जो पर्टिकुलर एरिया है, वो वहाँ की जो वैलिड वोटर्स हैं वो पॉपुलेशन बन रहे हैं. बट अगर आपके लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, तो लोकसभा के इलेक्शन में क्या होता है, पूरी इंडियन पॉपुलेशन जितनी भी होती है वैलिड वोटर्स की, इंडियन पॉपुलेशन वैलिड वोटर्स की, वो क्या बन जाती है? वो पॉपुलेशन बन जाती है. तो पॉपुलेशन इस तरह से आपकी एक से ज़्यादा भी हो सकती है. ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एक स्टडी कर रहे हो तो एक स्टडी में आपकी जस्ट एक ही पॉपुलेशन आएगी. आपकी पॉपुलेशन चेंज भी हो सकती है, जैसे सैंपल चेंज हो जाते हैं. ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट. सो नेक्स्ट, जैसे हमारे जेड टेस्ट और टी टेस्ट में स्टैटिस्टिक्स होती थी, जिसकी बेसिस पे हम लास्ट में टेबल वैल्यू से कंपैरिजन करते थे, जो भी आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू होती थी. तो कैलकुलेटेड और टेबल वैल्यू को यहाँ पे कंपेयर कैसे करेंगे? एफ जो है यहाँ पे ये दे रखा है, दिस इज द स्टैटिस्टिक, एफ स्टैटिस्टिक. तो ये आपका कैलकुलेटेड भी माना जाएगा, एफ कैलकुलेटेड, जिसको हम टेबल वैल्यू से कंपेयर करेंगे. तो S1 स्क्वायर बाई S2 स्क्वायर. तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने वाला है वो है S1 स्क्वायर इज द लार्जर सैंपल वेरिएंस. मतलब जो लार्जर सैंपल वेरिएंस होगा, फॉर एग्जांपल S1 स्क्वायर अगर ग्रेटर देन S2 स्क्वायर है, तो आप न्यूमरेटर में S1 स्क्वायर को रखोगे और डिनोमिनेटर में S2 स्क्वायर को. और अगर S2 स्क्वायर ग्रेटर देन S2 स्क्वायर अगर ग्रेटर देन S1 स्क्वायर है, तो आप S2 स्क्वायर को न्यूमरेटर में रखोगे और स्मॉल वेरिएंस को नीचे रखोगे. तो यहाँ से क्या पता लग रहा है आपको? हमेशा जो आपकी एफ स्टैटिस्टिक होगी, जो आपकी एफ स्टैटिस्टिक निकल के आएगी, हमेशा वो दोनों से क्या निकल के आएगी? वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 निकल के आएगी. तो आप ये चीज़ याद रखना, जो आपकी एफ की टेबल दे रखी होती है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वैल्यू के लिए ही दे रखी होती है. अगर आपने गलती से न्यूमरेटर में छोटी वैल्यू रख दी, ठीक है, गलती से कर दी, तो आपको वो वैल्यू कभी मिलेगी ही नहीं. जब आप मतलब आप उसको टेबल से कंपेयर ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि एफ टेबल जो बनती है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वैल्यू के लिए बनती है. जैसा कि मैंने यहाँ बताया भी है, एफ डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफाइंड ओनली फॉर द नॉन नेगेटिव वैल्यूज एंड इट इज राइट स्क्यूड. राइट स्क्यूड मैं आपको बताऊंगा आगे वो क्या होता है. एफ डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ सिर्फ ऐसे होता है, मतलब कि वो राइटली स्क्यूड होता है, लेफ्ट पे कुछ भी उसका ग्राफ नहीं होता है. और वहाँ पे वन टेल
मतलब राइट टेल, लेफ्ट टेल और टू टेल का कॉन्सेप्ट भी ज़्यादा अप्लाई नहीं होता है, वो आपके जेड और टी टेस्ट में अप्लाई होता था। यहाँ पे हम एक ही टेल से कर लेंगे क्वेश्चन को। सो प्लेसिंग द लार्जर वेरिएंस इन द न्यूमरेटर इंश्योर्स दैट एफ स्टैटिस्टिक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अलाउइंग करेक्ट कंपैरिजन विद द टैबुलेटेड क्रिटिकल वैल्यूज। ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास है डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड एफ टेबल वैल्यूज। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी एफ टेस्ट में हमेशा 2 होती हैं। ठीक है, मतलब आपके पास जो सैंपल 1 होगा उससे जो आपके पास उसका जो सैंपल साइज होगा n1, फिर वहाँ से डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल के आएगी n1-1। फिर सिमिलरली आपके पास सैंपल 2 होगा, उसका कुछ सैंपल साइज होगा n2, और वहाँ से क्या निकल के आएगी सेकेंड डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो उसको लिखने का तरीका क्या होता है, एफ अल्फा। अल्फा क्या होता है आपका सिग्निफिकेंस लेवल। तो v1, v2, v1, v2 का मतलब है डिग्री ऑफ फ्रीडम न्यूमेटर वाली और डिग्री ऑफ फ्रीडम डिनोमिनेटर वाली v2। तो हमेशा हम v1 जो ले रहे हैं वो किसको ले रहे हैं, जिसका वेरिएंस बड़ा है। जैसे मैंने पिछली स्लाइड में भी डिस्कस करा था, जिसका वेरिएंस बड़ा होगा हम उसको न्यूमेटर में रखेंगे। तो हमने फर्स्ट प्लेस पे उसी को रखा है। ठीक है। एंड नेक्स्ट जो आपकी एफ अल्फा बनती है वो एक्चुअल में, अगर आप मैं n1 की फॉर्म में लिखना चाहूँ n1 n2 की, तो n1-1 n2-1। तो ये याद रखना, जो फर्स्ट वाली आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखी है वो न्यूमेटर वाली है और सेकेंड वाली डिनोमिनेटर वाली है। तो जब आप टेबल से देखोगे तो टेबल में न्यूमेटर की यहाँ दे रखी होगी आपको ऊपर वाली रो में, और डिनोमिनेटर की आपको इधर दे रखी होगी इस वाली कॉलम में। तो उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा इसका और इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट निकल के आएगा वो आपका एफ टेबल वैल्यू बनेगा। तो न्यूमेटर में कौन सी डिग्री ऑफ फ्रीडम जाएगी, किसके कॉरेस्पॉन्डिंग, मतलब वो वाला सैंपल जिसका वेरिएंस बड़ा है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम न्यूमेटर में जाएगी। सो नेक्स्ट विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप डिसीजन लेते हो सारा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, क्या आपको अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है, तो उसमें हमेशा आपको नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट तब करना है जब आपकी एफ कैलकुलेटेड जो है वो ग्रेटर आ जाएगी एफ टैबुलेटेड वैल्यू से। ठीक है। और आपका एफ हमेशा याद रखना वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ही बनना चाहिए। न्यूमरेटर में बड़ा वेरिएंस रखोगे आप, लार्जर वेरिएंस विल बी इन द न्यूमरेटर। सो इसमें जो आपका एफ टेस्ट का ग्राफ होता है वो राइटली स्क्यूड होता है, वो हमेशा इसी फॉर्म में बनता है जैसा कि आप देख रहे हो इसमें। ठीक है। अब इसमें एक रीजन जो रेड से यहाँ पे दिखाया जा रहा है वो है आपका रिजेक्शन रीजन। मतलब कि क्या है ये, आप क्या करोगे, जो आपकी एफ टेबल वैल्यू होगी, आप अल्फा देखोगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम देखोगे न्यूमरेटर में क्या है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम देखोगे डिनोमिनेटर में क्या है, जिसको आप DF1 भी बोल सकते हो, DF2। बट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में याद रखना कौन सी डिग्री ऑफ फ्रीडम रखी है आपने, बड़े वाले वेरिएंस की न्यूमरेटर में जाएगी। फिर वहाँ से आप वैल्यू देखोगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बताया भी गया है कि एफ डिस्ट्रीब्यूशन डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 and 20 के लिए, और अल्फा 0.05 के लिए क्या वैल्यू आ रही है, 2.71 वैल्यू आ रही है। मतलब एफ 0.05 5,20 के लिए 2.71 वैल्यू आ रही है। तो वो जो 2.71 वैल्यू होगी वो क्रिटिकल वैल्यू बन जाएगी। क्रिटिकल वैल्यू का मतलब है उसके वो जो रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस रीजन को डिवाइड कर देता है, जिसके राइट पे रिजेक्शन हो गया और लेफ्ट पे एक्सेप्टेंस हो गया। तो ये वाला आपका एक्सेप्टेंस और ये वाला आपका रिजेक्शन रीजन हो गया जो रेड से दिखाया गया है। तो जब भी आपकी एफ आपकी जो स्टैटिस्टिक या कैलकुलेटेड वैल्यू है वो कहाँ लाई कर जाएगी, एफ कैलकुलेटेड अगर वो इस रीजन में लाई कर जाएगी तो आपकी क्या होगा, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे इस तरह से दिखाया गया है ग्राफ के थ्रू। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एफ टेबल वैल्यू जो आप निकाल रहे हो, एफ टेबल वैल्यू जो निकाल रहे हो वो क्या बनेगी, आपकी टेबल वैल्यू ही आपकी क्रिटिकल वैल्यू बनेगी। और क्रिटिकल वैल्यू की डेफिनेशन आई होप आपने हाइपोथेसिस की जो मैंने बेसिक सारे बेसिक कवर करे थे वहाँ बताया था। क्रिटिकल वैल्यू एक्सेप्टेंस रिजेक्शन रीजन को डिवाइड करती है। उसके यहाँ पे राइट में जो रीजन बन रहा है वो रिजेक्शन रीजन बन रहा है जहाँ पे नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है। सो एफ डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल जो होती है वो हर एक सिग्निफिकेंस के लिए डिफरेंट टेबल बनती है। मतलब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 0.05 है तो पूरी टेबल वो उसी को डेडिकेटेड है। अल्फा की वैल्यू अगर आपको चेंज करनी है तो उसके लिए फिर नई टेबल आएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 टेबल लिए यहाँ पे 0.01 के लिए एक तो और 0.05 के लिए, तो टेबल पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी अगर अल्फा चेंज हो रहा है। अब आप यहाँ पे देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम n लिखा है, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम न्यूमरेटर। तो आपको याद होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम न्यूमरेटर में कौन सी रखनी है, जिसका वेरिएंस बड़ा है। वहाँ से सैम्पल साइज देखोगे, सैम्पल साइज में से 1 माइनस करोगे तब जाके आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द न्यूमरेटर मिलेगी। एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द डिनोमिनेटर आपको यहाँ कॉलम में दे रखी है।
तो आपको क्या करना है, इनका इंटरसेक्शन देखना है। अगर कोई पॉइंट नहीं मिल रहा, फॉर एग्जाम्पल 10 के बाद 12 है सीधा, तो आप 11 के लिए इनका मिड पॉइंट भी ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे कहाँ तक जा रहा है, 30 तक लिया, फिर 10 का गैप लिया, फिर 20, फिर 120, इस तरह से ले लिया। और देखो इसमें लार्जेस्ट पॉइंट क्या है, इन्फिनिटी पे। जो देखो अगर यहाँ पे आप इधर देखो इन्फिनिटी और इधर भी इन्फिनिटी, तो लार्जेस्ट वैल्यू क्या आ रही है 1। बाकी सिर्फ 1 से वैल्यू जो है वो बड़ी आ रही है, 161 तक जा रही है, 199, 215, 254, तो सारी वैल्यू 1 से बड़ी ही मिलेंगी आपको। तो आप इसलिए आपको न्यूमरेटर में बड़े वेरिएंस को रखना है। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 2 इंडिपेंडेंट रैंडम सैंपल्स आर ड्रॉन फ्रॉम 2 नॉर्मल पॉपुलेशन। 2 इंडिपेंडेंट रैंडम सैंपल आर ड्रॉन। सो यहाँ पे क्या है, S1 स्क्वायर 25 दे रखा है, तो सैंपल का वेरिएंस दे रखा है यहाँ पे, और दूसरे सैंपल का वेरिएंस। तो कौन सा वाला ग्रेटर है, 25 ग्रेटर है 16 से। तो S1 स्क्वायर आपका जो बना और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में जो N1 बना, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम बनेगा न्यूमरेटर का वहाँ से। तो आपने सबसे पहले क्या कैलकुलेट, सबसे पहले तो आप नल हाइपोथेसिस इसमें बनाना सीख लो, वो सबसे इंपॉर्टेंट भी ये रहता है, क्योंकि जिसको आप आखिरी में रिजेक्ट और एक्सेप्ट कर जाते हो। तो इसमें हमेशा सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर, ये क्या है, पॉपुलेशन के वेरिएंस, ये हमेशा हम इक्वालिटी में लेके चलेंगे, ठीक है। यही मैंने बताया था ना कि हम पॉपुलेशन के वेरिएंसेस के डिफरेंस को कंपेयर करते हैं, पॉपुलेशन के वेरिएंस, 2 पॉपुलेशन के वेरिएंसेस को कंपेयर करते हैं, ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था। और अनोवा में 2 से ज़्यादा पॉपुलेशन की वेरिएंसेस को कंपेयर करते हैं। तो इन्होंने पूछा क्या है, टेस्ट वेदर देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन। तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन मतलब नॉट इक्वल टू का साइन आ जाएगा। फिर आप कैलकुलेट करोगे एफ स्टैटिस्टिक। तो एफ स्टैटिस्टिक के लिए आपको ऑब्वियसली यहाँ S1 स्क्वायर ग्रेटर में है तो वो ऊपर रखना है और S2 स्क्वायर नीचे रखना है। तो 25/16, तो ये वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी 1.5625। उसके बाद आप निकालोगे अपनी टेबल वैल्यू। तो टेबल वैल्यू के लिए एफ अल्फा, अल्फा का मतलब क्या हुआ, 0.05 जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है। देन डिग्री ऑफ फ्रीडम न्यूमरेटर की और डिग्री ऑफ फ्रीडम डिनोमिनेटर की, सॉरी 1, ठीक है ना, DFN एंड DF डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे DFN क्या बनेगा, N1 - 1 विच इज 10 - 1 विच इज 9, एंड DF डिनोमिनेटर क्या बनेगा, जो कि स्मॉलर वेरिएंस है, N2 - 1 मीन्स 12 - 1 दैट इज 11। तो F 0.05 पे आपको 9,11 की वैल्यू देखनी है टेबल में जाकर। सो F 0.05 9,11, सो 9 का मतलब है डिनोमिनेटर, आप न्यूमरेटर में देखोगे तो F 0.05 की टेबल है, न्यूमरेटर में 9 और डिनोमिनेटर में क्या देखोगे 11। तो 11 मतलब कॉलम साइड पे यहाँ पे देखोगे, तो 9,11 दैट इज 2.90 वैल्यू आ रही है, ठीक है। दोनों डिग्री ऑफ फ्रीडम का इंटरसेक्शन, मतलब कॉलम का और रो का इंटरसेक्शन देखना होता है इसमें। 2.90 वैल्यू बन गई आपकी है, तो ये आपकी क्रिटिकल वैल्यू भी है, ठीक है, दिस इज विच इज ऑल्सो एफ टेबल वैल्यू। अब आपको कंपैरिजन करना है कैलकुलेटेड में और टेबल वैल्यू में या फिर क्रिटिकल वैल्यू में। तो एफ कैलकुलेटेड आपका कितना निकल के आ रहा था यहाँ पे ऊपर, एफ कैलकुलेटेड 1.5625 निकल के आ रहा था, और टेबल वैल्यू 2.90 विच इज क्लियरली लेस देन, कैलकुलेटेड लेस देन है। तो हमने क्या डिसीजन रूल क्या बनाया था, डिसीजन रूल ये था कि अगर एफ कैलकुलेटेड ग्रेटर होगी टेबल वैल्यू से तो आपको H0 को रिजेक्ट करना है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब फेल टू रिजेक्ट H0 हो रहा है। तो दिस इम्प्लाइज फेल टू रिजेक्ट H0। सो हमने क्या H0 लिया था, सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर। तो इसमें मतलब लैंग्वेज क्या बनेगी, सो मतलब वो अब रिजेक्ट नहीं कर पा रहा है H0 को, इसका मतलब दोनों वेरिएंसेस इक्वल हैं, उनमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। सो देयर इज नो significant difference between population variances। तो इस तरह से आप लैंग्वेज बना सकते हो जो लास्ट में कंक्लूजन निकल के आती है, जो आपका सबसे मेन डिसीजन होता है। ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है, फेल टू रिजेक्ट H0 या रिजेक्ट H0, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपका क्वेश्चन तभी कंप्लीट होता है।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थोड़ा थियोरेटिकल फॉर्म में, जहाँ पे डेटा सेपरेटली नहीं गिवन है। सो 2 इंडिपेंडेंट रैंडम सैंपल्स आर ड्रॉन फ्रॉम 2 नॉर्मल पॉपुलेशन। द फर्स्ट सैंपल कंसिस्ट ऑफ 8 ऑब्जर्वेशन एंड सैंपल वेरिएंस इज 36 एंड सेकेंड में 10 ऑब्जर्वेशन है, सैंपल वेरिएंस क्या दे रखा है आपको 16, अल्फा की वैल्यू क्या दे रखी है 0.05। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपकी नल हाइपोथेसिस देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन वेरिएंसेस, तो आपकी नल हाइपोथेसिस तो हमेशा दोनों पॉपुलेशन के वेरिएंसेस का इक्वालिटी में आएगी। ठीक है, और यहाँ पे लैंग्वेज क्या दे रखी है, दोनों इक्वल नहीं है, ये दे रखी है देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन वेरिएंसेस ऑफ द 2 पॉपुलेशन। सेकंड एफ स्टैटिस्टिक, तो एफ स्टैटिस्टिक मतलब एफ कैलकुलेटेड। तो एफ कैलकुलेटेड का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे बड़ा वेरिएंस क्या है आपका S1 स्क्वायर है, तो वो आप ऊपर रखोगे न्यूमरेटर में, तो 36/16 रखोगे, तो ये कैलकुलेट होके आएगा आपका 2.25। तो एफ कैलकुलेटेड आपकी 2.25 आएगी। आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो, एफ स्टैटिस्टिक लिख लो, एफ लिख लो, एफ कैलकुलेटेड लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। टेबल वैल्यू का आप थोड़ा सा टेबल फॉर्म में लिख लेना है, क्रिटिकल में लिख लेना। सो नेक्स्ट आप क्या कैलकुलेट करोगे, एफ अल्फा डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द डिनोमिनेटर। तो अल्फा की वैल्यू आपकी 0.05 है, न्यूमरेटर की डिग्री क्या बनेगी आपकी, क्योंकि 36 ग्रेटर वेरिएंस था उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग में 8 - 1 एंड दूसरी की 10 - 1 बनेगी। ठीक है, मतलब n1 - 1 एंड n2 - 1 ये बना, तो ये बन गया फाइनल 0.05 7,9। तो इस वैल्यू को आपने टेबल से देख लेना है 7 और 9 पर, तो क्या वैल्यू आ रही है 3.29, तो 3.29। अब आपने कंपैरिजन करना है कैलकुलेटेड वैल्यू का, तो एफ कैलकुलेटेड एंड एफ टेबल। 2.25 ये वैल्यू आ रही है, 3.29 ये वैल्यू आ रही है, अगेन लेस देन, तो फेल टू रिजेक्ट H0। मतलब क्या आप इस चीज को रिजेक्ट नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन वेरिएंसेस, ये आपकी लैंग्वेज में बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 इंडिपेंडेंट रैंडम सैंपल्स आर टेकन फ्रॉम द आउटपुट ऑफ 2 मशीन्स प्रोड्यूसिंग द सेम टाइप ऑफ कंपोनेंट। अ सैंपल ऑफ 12 items, मतलब n1 is equal to 12 for machine A shows a sample variance is equal to 25, while a sample of 15 मतलब n2 is equal to 15 एंड उसका जो sample variance है वो क्या आ रहा है 16। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, टेस्ट वेदर द वेरिएंस ऑफ मशीन इज ग्रेटर देन दी वेरिएंस ऑफ मशीन बी। सो इसमें आपने जो नल हाइपोथेसिस बनानी है वो तो इक्वालिटी में बनानी है पॉपुलेशन के वेरिएंसेस की, लेकिन जो कि ग्रेटर में बोला गया है तो आप सिग्मा 1 स्क्वायर को ग्रेटर रखोगे सिग्मा 2 स्क्वायर से ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में। ठीक है, नेक्स्ट एफ स्टैटिस्टिक मतलब कि एफ कैलकुलेटेड, तो वो क्या बनेगा, अब बड़ा वेरिएंस क्या है वो 25 ही है, तो 25/16, तो 25/16 क्या बनेगा आपका 1 पॉइंट, अगेन सेम डेटा है, थोड़ा सा डिग्री ऑफ फ्रीडम में चेंज आ जाएगा। एफ अल्फा डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द डिनोमिनेटर, तो क्या आएगा वो 0.05। मोस्ट ऑफ द केसेस में अल्फा 0.05 ही लेके चलते हैं, अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है ना तो आप तो तब भी 0.05 ही मानोगे। तो न्यूमरेटर के में क्या बनेगा भाई 12 - 1 एंड 15 - 1 ये बनेगा। तो इस वैल्यू को आपने कहाँ से देख लेना है, टेबल से 11,14, 0.05 की टेबल ही खुली हुई है। ठीक है ना, 11,14, तो 11 इसमें नहीं है, 14 देख लेते हैं। सो 2.60 एंड 12 पे आ रही है 2.53, तो कि 11 नहीं तो मैं इन दोनों का मिड पॉइंट ले लूँगा 2.60 एंड 2.53 का, तो 2.60 एंड 2.53 का मिड पॉइंट ले लो आप, वो कंसीडर करा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि टेबल में सारी वैल्यूज आपको नहीं मिलेंगी, तो वो बनेगा अराउंड 565। ठीक है, अब आपको कंपेयर करना है अगेन, तो कैलकुलेटेड एंड टेबल वैल्यू को, तो कैलकुलेटेड क्या आ रही है यहाँ पे 1.5625 और टेबल वैल्यू क्या आ रही है 2.565, तो अगेन लेस देन, तो फेल टू रिजेक्ट H0।
इसका मतलब वो ग्रेटर नहीं है, जो आपने ऑल्टरनेटिव में लिया था इसका मतलब वह इक्वल ही आ रहा है, पॉपुलेशन वेरिएंसेस में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। सो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जहाँ पे आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन होती है, आपको डेटा से इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है। सो आपको 2 सैंपल दिए हुए हैं, ऑब्टेन द estimates of the variances of the population and test whether the two population have the same variances। ठीक है, मतलब क्या आपकी नल तो वही बनेगी, लन क्या बनेगी, सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर एंड सेम वेरिएंस, टेस्ट वेदर द टू पॉपुलेशन हैव दिस। तो इसका मतलब वो ऑल्टरनेटिव यहाँ पे नॉट इक्वल में ही आएगी, ग्रेटर लेस कुछ नहीं लिखा। अब सैम्पल 1 के लिए हम सबसे पहले कैलकुलेट कर देते हैं मीन, क्योंकि आपको इसमें वेरिएंस निकालना पड़ेगा खुद से। तो सैम्पल फर्स्ट का जो मीन है मैं एक्स बार से डिनोट कर रहा हूँ, मतलब समेशन एक्स आई बाई n1। ठीक है, कितनी ऑब्जर्वेशन है इस वाले डेटा में, इसमें 10 है और इसमें है 12, तो मतलब कि 20 प्लस 16 प्लस एंड सो ऑन अप टू 16, ये आपको ऐड करना है और किससे डिवाइड करना है, 10 से, तो आपका मीन आ जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा अराउंड 22। करना इसको सॉल्व आप खुद से, वाई बार तो मतलब सेकेंड सैंपल का वाई आई अपॉन n2, मतलब कि 27 प्लस 33 एंड करते चले जाओ 37 तक, कैलकुलेटर में डालना वैल्यूज़ को, 12 से डिवाइड कर देना, तो ये वैल्यू आ जाएगी 35। अब आपको निकालना है वेरिएंस। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n1 माइनस 1, ये होता है फॉर्मूला। तो इसको मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप हमेशा ना इसको, अगर आप कोई मिस्टेक नहीं चाहते हो तो आप कैसे करना है इस क्वेश्चन को, एक्स आई का कॉलम बनाना, एक्स आई माइनस एक्स बार निकालना, फिर एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकालना, और इनको सम कर लेना। यहाँ मेन सम आपको ये चाहिए, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपका वैल्यू निकल के आ जाएगी ईजिली। अदरवाइज़ अगर आप कैलकुलेटर अच्छे से चलाना जानते हो तो आप क्या करना, जो वैल्यूज़ आपको दे रखी हैं ऊपर, जैसे कि सैम्पल 1 में से हम मीन को माइनस करेंगे, है ना, एक्स बार का मतलब मीन है, तो 20 माइनस 22 आया था मीन, उसका स्क्वायर करोगे, फिर कैलकुलेटर में इज इक्वल टू करते चले जाना और उसमें सम ऐड करते चले जाना, 16 माइनस देन मीन अगेन स्क्वायर एंड लास्ट क्या है, लास्ट भी वैल्यू 16 ही है, 16 माइनस 22 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे डिवाइड क्या करते हो n1 माइनस 1 से, मतलब 10 माइनस 1 से, तो ये सॉल्व होके आएगा आपका न्यूमरेटर जो आएगा 120 आएगा बाई 9, तो ये आ गया 13.33। ठीक है, अदरवाइज आप टेबल बना के कर लेना, ये बेस्ट मेथड रहता है, इसमें गलती होने के चांसेस बहुत बहुत कम रहते हैं। सो नेक्स्ट है आपका वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर बाई n2 माइनस 1। ठीक, सो आपका वाई आई जो है 27 माइनस जो आपका मीन आ रहा था उसका 35 आ रहा था मीन, तो 35 का होल स्क्वायर, फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या थी 27 के बाद नेक्स्ट वैल्यू 33 42, इस तरह से आप करते चले जाना। ठीक, 33 माइनस 35 होल स्क्वायर प्लस सो ऑन, और लास्ट वैल्यू थी आपकी 37 माइनस 35 का होल स्क्वायर एंड डिवाइड बाई n2 माइनस 1 होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है, इसमें बच्चे गलती कर देते हैं। ठीक है, आपको n2 से नहीं करना है, n2 माइनस 1 से करना है, तो ये बनेगा आपका न्यूमरेटर 314, डिनोमिनेटर 11, कैलकुलेट करके आ जाएगा 545। ठीक, अब इसमें देखो वेरिएंस कौन सा वाला बड़ा है, किसको आप S1 रखोगे, मतलब कौन सा वेरिएंस बड़ा है, ऑब्वियसली 28 वाला बड़ा है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम बनेगी वो न्यूमरेटर में रहेगी। तो अब आपका क्या आएगा नेक्स्ट, जो नेक्स्ट आप कैलकुलेट करते हो एफ कैलकुलेटेड, तो ऑब्वियसली S2 स्क्वायर अब ऊपर जाएगा और S1 स्क्वायर नीचे आ जाएगा, क्योंकि S2 स्क्वायर बड़ा है। S1 स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, S1 स्क्वायर है 13.33। ठीक, तो 13.33 अब आपने डिवाइड कर लेना है, डिवाइड करके आएगा अराउंड 2.1414। नेक्स्ट F टेबल वैल्यू, तो F 0.05। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो आई थिंक अल्फा नहीं गिवन है आपको,
तो जब अल्फ़ा गिवन ना हो तो अल्फ़ा को आप 0.05 लेके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये स्टैंडर्ड वैल्यू रहती है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पे अब आएगा न्यूमरेटर में n2-1, ठीक है, और डिनोमिनेटर में n1-1 आएगा। मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ न्यूमरेटर n2-1 बनेगी और डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द डिनोमिनेटर n1-1। तो f 0.05 n2-1 मतलब 11, 12-1 और 10-1, 10-1 इज 9। तो आपको ये 11 9 में ढूंढनी है वैल्यू। सो 11 तो यही है और 9 आपका तो 3.14 और 3.07 इन दोनों का मिड पॉइंट, 3.14 एंड 3.07 का मिड पॉइंट ले रहा हूँ मैं। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3.105। सो कैलकुलेटेड वैल्यू अगेन आपकी देखो, अगर आप कंपेयर करो आपकी कैलकुलेटेड 2.14 है और टेबल वैल्यू वो है 3.15, तो वो लेस आ रही है एफ टेबल वैल्यू से। सो इसका मतलब क्या हुआ, फेल टू रिजेक्ट H0। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। तो कभी कभी क्वेश्चन में आपको डेटा डायरेक्ट नहीं गिवन होगा तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, खुद से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको एफ टेस्ट समझ आया होगा। बहुत इजी टेस्ट है, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए।